हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नाविक, और आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 नाविक का। दो छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करेंगे, नाविकीय बल और एक करेंगे रेडियो एक्टिवता। नाविकीय बल और एक करेंगे रेडियो एक्टिवता। दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद लेक्चर को क्या करेंगे, अंत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, तीन चीजें और पढ़ेंगे, अल्फा डी के, बीटा डी के और गामा डी के। देखो, शुरुआत करते हैं नाभिकीय बलों की कि नाभिकीय बल होते क्या हैं। नाभिकीय बलों की अगर बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि नाभिक क्या होता है। देखो, नाभिक एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, तो न्यूट्रॉन भी आपस में कोई बल नहीं लगाते। उसके बावजूद भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं। क्या हैं, बंधे हुए हैं। और जिस बल के द्वारा ये बंधे हुए हैं उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। अब एक और भी चीज है, एक और भी बल है जो नाभिक क्या होता है, क्षीण होता जाता है। जब रेडियो एक्टिव हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक ऐसा बल भी है जिसे भी हम नाभिकीय बल बोलते हैं, जिसके द्वारा नाभिक क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। क्यों होता है, देखो समझो पहले। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के बल करना है। एक बल तो क्या, जो इसको बांधे हुए है। एक दूसरा बल क्या है, इसमें क्या है, ऐसा बल जो बांधे तो है लेकिन इतना बांधे है कि प्रतिकर्षण बल क्या है उसके ऊपर लागू हो पा रहा है। ये बात क्या है, देखो ये बात समझ में आएगी कि नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। तो नाभिकीय बल में सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे कि नाभिक के अंदर, ना, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, अंदर न्यूक्लियनों पर, न्यूक्लियनों पर, न्यूक्लियनों पर लगने वाला, न्यूक्लियनों पर लगने वाला, लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल कहलाता है, कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब देखो ये बात क्या है, नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और दूसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है, प्रबल नाभिकीय, नाभिकीय बल। बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि इतना आसान, ये सब चीजें तो हम लोग जानते हैं। तो चैप्टर ही आसान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। अब दोनों अलग अलग कैसे हैं, देखो समझो। हम लोग जानते हैं कि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, क्या पता इधर लिखा भी हो, इधर लिखा है क्या, इधर लिखा है प्रबल नाभिकीय बल। इसकी खोज जो की थी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी एक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। और क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा, क्या बोल रहे हैं, कोई एक परमाणु का नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इससे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसे हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, बहुत ज्यादा लघु परासीय होता है। इस बात को स्पेशल करके लिख लेना, लघु परासीय, लघु परासीय बल होता है। कौन, प्रबल नाभिकीय बल। अब लघु परासीय का, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटी परास। और छोटी परास है मतलब कितनी परास होती है, 10⁻⁻15 मीटर की परास होती है। 10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरियां तो ये क्या करेगा, प्रबल नाभिकीय बल की लगा पाएगा। इससे ऊपर अगर जा रही है बात तो फिर लगा नहीं पाएगा। समझ में आई बात, कि 10⁻⁻15 मीटर की परास होती है किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल की। इससे ज्यादा अगर परास हो गई दूरी की, इससे ज्यादा दूरी पर लगा ही नहीं पाएगा। यानी यहाँ पे 10⁻⁻16 -17 -18 ये छोटी दूरियां हैं 10⁻⁻15 से। इन सब के ऊपर तो क्या होगा, प्रबल नाभिकीय बल लगेगा, वरना लगेगा नहीं। समझ में आई बात। तो
परिभाषा तो सेम ही है, परमाणुओं के मध्य स्थित, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। अगर प्रबल नाभिकीय बल की हम लोग तुलना करें प्रकृति में पाए जाने वाले 4 बलों की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और फिर उससे 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 कम स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और उससे भी कमजोर कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रकृति में सिर्फ 4 ही बल पाए जाते हैं। एक है प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। अब देखो, प्रबल नाभिकीय बल कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग है प्रकृति में पाए जाना। तो जब जब भी नाभिक टूटेगा तब तक बहुत ज्यादा क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं न्यूक्लियॉन्स कि उनको तोड़ना एक क्या है? नामुमकिन जैसी चीज है। लेकिन जब भी अगर टूटेंगे तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि वो ऊर्जा क्या करेगी? विनाश करेगी। तो इसमें कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए। प्रबल नाभिकीय बल हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल की खोज किसने की थी? 1933 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, एक थे एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी, हम लोग फर्मी मीटर पढ़ते हैं ना, तो वही है, वही वैज्ञानिक जिन्होंने फर्मी मीटर की खोज एनरिको फर्मी द्वारा की गई थी। किसकी? दुर्बल नाभिकीय बल की खोज की गई थी। क्या है दुर्बल नाभिकीय बल? बोल रहे दुर्बल नाभिकीय बल 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 के केवल कुछ बल के केवल कुछ प्रक्रियाओं जैसे कि नाभिकों में बीटा क्षय में प्रकट होता है। दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। देखो, इस बात से कोई अभी परिभाषा क्लियर नहीं हुई। दुर्बल नाभिकीय बल केवल कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिक में बीटा क्षय, बीटा क्षय एक क्या है? रेडियो एक्टिवता का एक प्रकार है। बीटा क्षय, अल्फा क्षय, गामा क्षय। बीटा क्षय, गामा क्षय, अल्फा क्षय, इन सब में क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल यूज होता है, प्रकट होता है एकदम से, और फिर क्या हो जाता है? और क्या बोल रहा है कि प्रबल नाभिकीय बल से तो दुर्बल होता है, यानी जो दुर्बल नाभिकीय बल है प्रबल नाभिकीय बल से तो कमजोर होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। इसकी अगर हमें देखनी है तो ये दुनिया में यानी प्रकृति में पाए जाने वाले 4 बलों में से तीसरे नंबर का क्या है? सबसे स्ट्रांग फोर्स है तीसरे नंबर का। पहले नंबर पे क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। दूसरे नंबर पे क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरे नंबर का सबसे स्ट्रांग क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। लेकिन इससे भी कमजोर एक बल होता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। लेकिन अब देखो, अभी समझ में आएगी बात। अभी एक बात समझो पहले। जैसे ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इन सबको बांधे हुए है कौन? इन सबको बांधे हुए है प्रबल नाभिकीय बल। कौन बांधा है? प्रबल नाभिकीय नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल क्या कर सकता है? सिर्फ 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर तक की परास पर ही लग सकता है। उससे बड़ी अगर परास रहेगी, यानी 10⁻⁻15 से ज्यादा बड़ी अगर क्या रहेगी? इस नाभिक की त्रिज्या रहेगी, तो ये हावी नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये, मान लो नाभिक कैसा है? गोलाकार है, और ये त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻16 है। तो यहाँ पे फिर प्रबल नाभिकीय बल लग जाएगा, क्योंकि ये क्या? 10⁻⁻16 10⁻⁻15 से क्या है? छोटी दूरी है। लेकिन अगर यही त्रिज्या 10 मान लो -14 हो गई, तो फिर क्या हो गई? ये 10⁻⁻15 से बड़ी दूरी हो गई। और जब दूरी बढ़ गई, जैसे सोचो एक ऐसा नाभिक जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या त्रिज्या 10⁻⁻15 से क्या है? 15 से बड़ी है, तो फिर वहां पे कौन सा बल लगेगा? वहां पे प्रबल नाभिकीय बल तो हावी होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी परास पे लग ही नहीं सकता। फिर वहां पे कौन सा लगेगा? वहां पे नाभिकीय बल तो लगेगा, लेकिन दुर्बल नाभिकीय बल लगेगा। कौन सा लगेगा? दुर्बल नाभिकीय नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसकी एक अलग परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं दुर्बल नाभिकीय बल की। देखो, जो कि इसमें लिखी नहीं है, दुर्बल नाभिकीय बल की एक अलग परिभाषा लिख रहे हैं। दुर्बल नाभिकीय बल जब नाभिकों का साइज, जब नाभिकों का आकार
जब नाविकों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है, यानी मान लो कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 10⁻⁻15 से, ठीक है। तब तब प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रभावी, प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। और फिर क्या होता है, जब प्रबल नाभिकीय बल प्रभावी नहीं होता है तो फिर क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल काम आता है, या दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। अब एक बात समझो, दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल से क्या है, कमजोर है। तो जब कोई नाभिक है, जब कोई क्या है, नाभिक है, और उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इसमें दुर्बल नाभिकीय बल लग रहा है, क्या लग रहा है, दुर्बल नाभिकीय बल। और दुर्बल नाभिकीय बल क्या चाहता है कि ये बंधे रहें, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करें, बंधे रहें। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य में क्या लग रहा है, विद्युत चुम्बकीय बल लग रहा है। और ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम टूट जाएं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है दुर्बल नाभिकीय बल से, तो क्या होगा, नाभिक टूटेगा। लेकिन अब थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, दुर्बल नाभिकीय बल बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता है प्रबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, थोड़ा सा ही कमजोर होता है। थोड़ा सा कमजोर होता है तो फिर क्या करेगा, दुर्बल नाभिकीय बल इसको बांधना चाहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको तोड़ना चाहेगा, तो टूटेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, किससे, दुर्बल नाभिकीय बल से, टूटेगा लेकिन धीरे धीरे टूटेगा। तो क्या होगा, फिर जब दुर्बल नाभिकीय बल कहीं पे लगेगा तो नाभिक का क्या होने लगेगा, नाभिक का धीरे धीरे, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, क्षय होने लगेगा, ठीक है। नाभिक का क्या होगा, धीरे धीरे क्षय होगा। जहां भी दुर्बल नाभिकीय बल लगेगा वहां पे नाभिक का क्या होगा, धीरे धीरे क्षय होगा। धीरे धीरे क्षय का मतलब क्या है, नाभिक धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे बिखरेगा। किस रूप में बिखर सकता है, या तो ऊर्जा निकलेगी या तो द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है ना। क्षय किस रूप में होगा, या तो ऊर्जा निकलेगी या तो द्रव्यमान निकलेगा। बस इतनी बात तुम्हें क्या होगी, समझ में आई होगी। अब देखो रेडियो एक्टिवता देख लेते कि रेडियो एक्टिवता आखिर होती क्या है। देखो रेडियो एक्टिवता, मैडम पिएरे तथा क्यूरी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और देखो क्या है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हो, विकिरणशील या रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। समझ में आई बात, कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा, ये गलत लिखा है क्या, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हो, विकिरणशील या रेडियोधर्मी, गलत बात, चलो इसको 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 याद न रखो, हम लिख रहे हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे लिखो। अरे यार, देखो देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ऊर्जा या द्रव्यमान, ऊर्जा या द्रव्यमान किस रूप में, विकिरण के रूप में, विकिरण, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ
कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ऊर्जा तथा द्रव्यमान विकिरण के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, ऊर्जा और द्रव्यमान के रूप में उत्सर्जित कर रहे हैं क्या, और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता। ये जो प्रक्रिया है, किसी भी पदार्थ से स्वयं क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, द्रव्यमान निकल रहा है विकिरण के रूप में, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है, रेडियो एक्टिवता है। और इस प्रक्रिया को, इस घटना को, इस घटना को क्या कहा जाएगा, रेडियो एक्टिवता कहा जाएगा। रेडियो एक्टिवता कहा जाएगा। समझ में आई बात, कि कोई भी पदार्थ अपने से ऊर्जा निकाल रहा है, द्रव्यमान निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, बस इस घटना को क्या कहा जाएगा, रेडियो एक्टिवता कहा जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बहुत कोई तोप चीज नहीं है। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता के प्रकार, रेडियो एक्टिवता के, रेडियो एक्टिवता के प्रकार। रेडियो एक्टिवता के प्रकार कितने प्रकार होते हैं रेडियो एक्टिवता के, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। 3 प्रकार की होती है रेडियो एक्टिवता। यही चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। अब देखो, किसी भी नाभिक से क्या निकल रहा है, किसी भी परमाणु से, किसी भी पदार्थ से क्या निकल रहा है, द्रव्यमान निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है। अब द्रव्यमान निकल रहा है तो कुछ कण निकल रहे हैं, तो मान लो अगर अल्फा कण निकल रहे हैं तो अल्फा क्षय, बीटा कण निकल रहे हैं तो बीटा क्षय, और गामा कण निकल रहे हैं तो उसे बोला जाएगा गामा क्षय। लेकिन ध्यान से देखो, अब अल्फा क्षय के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्फा कण आखिर क्या है। अल्फा कण, तो इसको शायद पहले बता भी गया है कि अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक का मतलब क्या है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, हीलियम का नाभिक बचेगा। तो He++, इसको क्या कहा जाएगा, अल्फा कण। क्या कहा जाएगा, अल्फा कण। यानी हीलियम का नाभिक ही क्या है, अल्फा कण है, तो यही अल्फा कण है। तो किसी पदार्थ से हीलियम के नाभिक निकल रहे हैं, उस कण को, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अल्फा क्षय कहा जाएगा। एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है, एक प्रकार का क्या है, रेडियोधर्मी या कहो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिवता क्षय है, जिसमें परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। और अल्फा कण ही क्या है, हीलियम के नाभिक हैं। क्या है, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक। इसमें कोई दिक्कत, यानी किसी पदार्थ से हीलियम के नाभिक निकल रहे हैं उसे कहा जाएगा अल्फा क्षय। क्या कहा जाएगा, अल्फा क्षय। बस अब देखो, तुम्हारे सिलेबस में अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय नहीं है, तो तुम्हें उसके सवाल भी सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ रेडियो एक्टिवता है। उसके प्रकार में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि अल्फा क्षय क्या है, बीटा क्षय क्या है, गामा क्षय क्या है, और समाप्त करेंगे। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विखंडन, संलयन। तो इसको ध्यान से देखो कि ये क्या है, अल्फा क्षय बस एक ऐसा क्षय जिससे अल्फा कण निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अल्फा, उसे कहा जाएगा अल्फा क्षय कहा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब है बीटा डीके। बीटा डीके मतलब बीटा क्षय। क्या है, बीटा क्षय। एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय होता है जिसमें बीटा कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बीटा कण। मान लो कोई एक ऐसा पदार्थ है, कोई मान लो ये पदार्थ है, इससे क्या निकल रहे हैं, बीटा कण निकल रहे हैं। बीटा कण क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या कहा जाएगा, बीटा क्षय कहा जाएगा या बीटा डीके कहा जाएगा। अब लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि बीटा कण क्या होते हैं, बीटा कण आखिर होते क्या हैं। तो जो कण निकल रहे हैं उन कणों के बारे में तो पता होना चाहिए कि बीटा कण आखिर होते क्या हैं। देखो ध्यान से, बीटा कण की अगर बात की जाए तो बीटा कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। क्या क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन। देखो यहां पे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, निकलता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का एक अपना द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन उसको नाभिक के द्रव्यमान में हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर, बराबर। लेकिन जो आवेश होता है, जो आवेश होता है जस्ट क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। तो
बीटा कण दोनों ही होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन खुद बीटा कण होता है और एक तो पॉजिट्रॉन बीटा कण होता है। यानी किसी भी पदार्थ से नेगेटिव चार्ज भी निकल सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी निकल सकता है, उसे कहा जाएगा बीटा डीके। अब इलेक्ट्रॉन की बात तो समझ में आ रही कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना द्रव्यमान है पॉजिट्रॉन का भी उतना ही द्रव्यमान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश है पॉजिट्रॉन के ऊपर उतना क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज कितना, -1.6 × 10⁻⁻19, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर ही उतना आवेश है +1.6 × 10⁻⁻19। तो पॉजिट्रॉन समझ में आया, पॉजिट्रॉन समझ लो। अब बीटा कण क्या है, बीटा कण क्या है, बीटा कण दोनों ही चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन खुद है, एक तो पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन को ऐसे ना लिखो, पॉजिट्रॉन को ऐसे लिख दो E+ से, ठीक है ना। ये चीज क्या है, पॉजिट्रॉन है। P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का भाई क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश, पॉजिट्रॉन के ऊपर धनात्मक आवेश। ये चीज हो गई बीटा डी के। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि किसी पदार्थ से बीटा कण निकल रहे हैं, बीटा कण निकल रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, बीटा डी के हो जाएगा। लेकिन बीटा डी के में एक और चीज समझनी है, देखो ध्यान समझो। बीटा डी के में, बीटा डी के में साथ ही साथ एक और चीज निकलती है जिसे हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। बस इतना ही याद रखना है कि बीटा डी के क्या है, बीटा डी के में बीटा कणों के साथ साथ न्यूट्रॉनो भी क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अब समझते हैं गामा। गामा क्षय, गामा क्षय क्या होता है, गामा क्षय जिसमें उच्च ऊर्जा लगभग 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे अधिक फोटोन उत्सर्जित होते हैं। देखो फोटोन क्या होते हैं, फोटोन, फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, ऊर्जा के कण, ऊर्जा के कण। ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और प्रकाश विद्युत प्रवाह में पढ़ा था फोटोन। प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या पढ़ा था, फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, ऐसे करके कुछ पढ़ा था ना, h न्यू। देखो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। h क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू क्या है, आवृत्ति। क्या यहाँ कहीं पे द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान नहीं है, यानी फोटोन के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। अगर किसी पदार्थ से फोटोन निकल रहे हैं तो वहां पे गामा क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, गामा क्षय। अब कहोगे ऊर्जा निकल रही है तो द्रव्यमान में कमी कैसे होगी, क्योंकि ऊर्जा और द्रव्यमान समीकरण के हिसाब से क्या होगी, उसमें ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो लगभग 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा के क्या होते हैं, फोटोन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को कहा जाता है गामा क्षय। क्या कहा जाता है, गामा क्षय। ऐसे भी लिख सकते हो, किसी पदार्थ से सिर्फ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, गामा क्षय कहलाती है। क्या कहलाती है, गामा क्षय। या ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी पदार्थ से फोटोन उत्सर्जित होते हैं, गामा क्षय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गामा क्षय। तो गामा क्षय कोई बड़ी बात है नहीं। बस एक चीज अब समझो, एक चीज समझो। तुम्हारे पास मान लो कोई क्या था, कोई परमाणु था, कोई परमाणु था, मान लो एक्स। क्या था, कोई परमाणु तुम्हारे पास था एक्स, और उसका मान लो एटॉमिक नंबर कितना था, जेड था। कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, लो। और द्रव्यमान संख्या थी ए। क्या थी, द्रव्यमान संख्या थी ए, और परमाणु क्रमांक था जेड। अगर इससे एक अल्फा कण निकल गया, एक अल्फा कण निकल गया, तो आने वाला परमाणु, मान लो आने वाला परमाणु वाई आ गया। क्या आ गया, वाई। तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखो ध्यान से, एक हीलियम का नाभिक निकला। क्या निकला, हीलियम का नाभिक। और हीलियम का नाभिक क्या होता है, ध्यान समझना। एक परमाणु न मान के इसको समझो कि एक परमाणु का नाभिक है। क्या है, परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, ए है। उससे एक अल्फा कण निकल गया, तो आने वाला जो परमाणु है उसका नाभिक मान लो वाई है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। एक हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जो आने वाला जो परमाणु है उसमें परमाणु क्रमांक में 2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो अल्फा कण गया है उसने 2 प्रोटॉन क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो उसके परमाणु क्रमांक में Z-2 क्या हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। मान लो अगर इसका परमाणु क्रमांक 30 था तो इसका 28 बचेगा। और ध्यान से समझो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी करेंगे, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर देंगे, यानी A-4, A-4। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होने ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, एक एग्जाम्पल में देख लो, मान लो तुम्हारे पास कोई एक मान लो कि, मान लो जिसका परमाणु क्रमांक था 90 और उसकी द्रव्यमान संख्या थी मान लो 180। उससे 2 अल्फा कण निकल गए,
2 अल्फा कण निकल गए। तो 2 अल्फा कणों ने परमाणु क्रमांक में, एक अल्फा कण ने 2 की कमी की तो 2 ने 4 की कर दी। तो इसका आने वाला जो मान लो y है परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक कितना बचेगा? 86। कितना बचेगा? 86। और द्रव्यमान संख्या कितनी बचेगी? क्योंकि 2 दूनी 4, तो उसने 8 की कमी कर दी। किसकी कर दी? 8 की। तो 172। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सेम चीज अगर बीटा के लिए देखी जाए, बीटा के लिए, तो मान लो कोई तुम्हारे पास x परमाणु था और उसका मान लो परमाणु क्रमांक z था और द्रव्यमान संख्या क्या थी? a थी। और इससे मान लो एक बीटा कण निकला। मान लो उससे क्या निकला? एक बीटा कण निकला। और एक बीटा कण मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन की जगह आवेश निकला। या तो एक क्या निकला? एक प्रोटॉन निकला। ध्यान से समझना, अगर किसी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी वृद्धि के लिए एक प्रोटॉन भी तो बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि कर पाएगा कौन? बीटा कण। ठीक है। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? एक परमाणु क्रमांक की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेड में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर एक पॉजिट्रॉन निकल गया, क्या निकल गया? एक पॉजिट्रॉन मान लो E+ निकल गया, तो फिर क्या हो जाएगा? जेड में क्या हो जाएगी? जेड में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बात? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जेड में कमी हो जाएगी, लेकिन अगर एक पॉजिट्रॉन निकल गया तो जेड में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस बात को समझ के रखो। ठीक है? ठीक है, देखो ध्यान से, एक बीटा कण अगर निकल रहा है तो बीटा कण में दोनों ही हो सकता है, या तो आने वाला Z+1 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई कमी होने वाली नहीं है। या तो क्या हो सकता है? Z-1 हो सकता है और ऊपर क्या है? द्रव्यमान संख्या में कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन एक की ही वृद्धि करेगा या तो एक की ही कमी करेगा। इतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में अभी है ही नहीं। बस इतना समझो कि अगर किसी से बीटा कण निकल रहा है तो या तो एक द्रव्यमान संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी, परमाणु क्रमांक में कमी हो सकती है, या क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। बस। और आज का लेक्चर हमारा होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो आज के लिए करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। ओके बाय।